तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जैसे हमारे को पता है कि भाई मोस्ट ऑफ ऑल लोगों को पता है कि हमारा संविधान जो है किस प्रकार बना। संविधान सभा ने बनाया था, ये तो हमारे को पता ही है। कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, कितने यहाँ पे मेंबर्स थे, कितने ने साइन किए, ये सारे के सारे टॉपिक्स हमारे को ऑलरेडी पता है। तो उससे पहले भी हमारे काफी सारे ऐसे अधिनियम है जो कि हमारे संविधान में भी जोड़े गए हैं, है ना। काफी सारे लोगों को पता नहीं है क्योंकि जो हमारा प्रीवियस था पास से ही हमने अपना संविधान बनाया है और स्रोत हमने बाहर से लिए हैं, ये तो हमारे को पता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1935 का, तो 1935 का जो एक्ट था उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की भी अवधारणा दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि हमारे जब आर्टिकल बने तो टोटल आर्टिकल थे 395। तो 395 आर्टिकल जो थे उसमें से ऐसा भी बोला जाता है कि लगभग 250 के अप्रॉक्स आर्टिकल जो है वो कहाँ से लिए गए हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। मतलब आर्टिकल 1935 के उसे भारतीय अधिनियम जो बोला जाता है उससे लिए गए हैं, है ना। तो मतलब पास से चल रहे हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि इससे पहले ये स्टार्ट करने से पहले तो हमारे को पहले 1757 की जो लड़ाई थी जिसे प्लासी का युद्ध बोला जाता है वो भी समझना पड़ेगा कि हमारे को पता है कि भाई 1757 की लड़ाई जो थी वो सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे और अंग्रेजों के बीच में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें कौन जीत गए थे? अंग्रेज जीत गए थे। अब बंगाल पे उन्होंने आधिपत्य कर लिया, हमारे को पता चल गया। बंगाल पर सबसे पहले उन्होंने राज किया। बंगाल के बाद ये सीधा पहले फिर हम बात करते हैं मुंबई और दूसरा हम बात करते हैं मद्रास। दो और जगह पर इनके व्यापारिक केंद्र थे और उस समय सिर्फ रूल करने की जो पावर थी वो एक ही के पास थी, वो थी ईस्ट इंडिया कंपनी। क्योंकि जब बंगाल पर विजय हासिल की थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही उस पर जीत हासिल की थी। लेकिन जब हम बात करते हैं सबसे पहला अंग्रेजी सरकार, जितने भी हम अधिनियम बात करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोई भी रूल्स और रेगुलेशन नहीं लगाए गए थे। ये रूल्स और रेगुलेशन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों पर लगाए गए थे और ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाए गए थे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी। इसका कारण था सबसे पहले कि एक तो हमने प्लासी का युद्ध बात कर ली, दूसरा हैदर अली जो कि मैसूर का राजा था, मैसूर के राजा से उसकी हार हुई। हैदर अली से पहला कारण जिसकी जिसकी वजह से स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई। बंगाल में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो जिसकी वजह से उसके पास पैसा नहीं आ रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी को सर्वाइव तो करना ही है, टैक्स उन्होंने लगा दिया था। स्थायी बंदोबस्त आप बोल सकते हो, इस्तेमारी बंदोबस्त या फिर जमींदारी व्यवस्था, ये जो लगाई थी 1793 में लगाई गई थी और वो अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी। कैसे समझना? यहाँ पे बंगाल पर उन्होंने जीत हासिल कर ली। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनको पैसे की कमी हुई और इन्होंने 1 मिलियन जो डॉलर मांगे या फिर जो भी रुपए वगैरह मांगे, इन्होंने किससे मांगे? अंग्रेजी सरकार से या फिर ब्रिटिश सरकार से मांगे। तो ब्रिटिश सरकार ने बोला हम तुमको पैसा तो दे देंगे लेकिन कंपनी में हमारे को हिस्सेदारी चाहिए। मतलब अब हम क्या करेंगे? 50-50 करेंगे। मतलब 50-50 या फिर जैसा भी उनका शेयर हुआ होगा, ठीक है, उस प्रकार। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली शर्त रखी थी कि ये जो नियम बनाए थे रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 में थे, पहला उन्होंने रूल बनाया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करेगी। अधीन का मतलब अगर शेयर करे तो ऐसा नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अलग से भी काम करेगी, अलग से भी व्यापार करेगी, भारतीय लोगों से जुड़ेगी, गिफ्ट लेगी, पैसे लेगी। ये सब उन्होंने मना कर दिया, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे को काम करना पड़ेगा तो ब्रिटिश सरकार के अधीन काम करना पड़ेगा, हम तुमको पैसा देंगे। पहला। दूसरा कि इन्होंने क्या किया कि ठीक है, अब ब्रिटिश सरकार वहां पे बैठे बैठे तो सारी चीजें देख नहीं सकती है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 4 सदस्यों का एक परिषद बनाया। कितने सदस्यों का? 4 सदस्यों का एक परिषद बनाया, जिसमें से एक क्या था? भारत का गवर्नर जनरल बना, है ना। भारत का नहीं आप बोल सकते हो, ब्रिटिश सरकार की तरफ से बना। बंगाल की, भारत का भी नहीं बनेगा, भारत का बाद में बनेगा। तो यहाँ पे बंगाल का सबसे पहले गवर्नर जनरल बना, उसका नाम क्या था? वॉरेन हेस्टिंग था। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी पर निगरानी रखेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार कार्य कर रही है, या फिर वो ठीक से कर रही है या फिर नहीं कर रही है, धोखा तो नहीं दे रही है ब्रिटिश सरकार को, इसलिए। और यहाँ पे अभी तक यही नियम है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ही भारत पर व्यापार किया जाएगा, अन्य कोई कंपनी भारत में आके व्यापार नहीं करेगी, ये रिस्ट्रिक्टेड था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि साथ ही साथ अब न्याय तो होना चाहिए, तो इसलिए क्या किया कि ब्रिटिश सरकार ने कोलकाता, जो कि आज का है ना, पहले कलकत्ता था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की। और सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहली न्यायाधीश जो बनाई गई उसका नाम था एलिसा हेम्पी। यहाँ पे हमने बात कर ली, कंपनी में जितने भी वर्कर्स थे उनको बोल दिया गया कि आप अपना निजी काम नहीं कर सकते हो, दूसरा काम नहीं कर सकते हो, व्यापार में आप किसी से गिफ्ट वगैरह जो भी है ये सारी चीजें नहीं ले सकते हो, ये नियम रखे रेगुलेटिंग अधिनियम के तहत, जो कि 1773 था। और इसी नियम के आधार पर पहला लागू भी हुआ, क्योंकि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को तो जरूरत है ना, इसलिए उसने किया भी। अब यहाँ पे दूसरा क्या हुआ कि भाई पिट्स अधिनियम आया।
पिट्स अधिनियम 1784 में, अब भाई बदलाव तो होते रहेंगे ना, चेंजेस तो होते रहेंगे। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर इन्होंने 6 सदस्यीय नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की, जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश सरकार के मंत्री द्वारा की गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि नियंत्रक बोर्ड मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण किया जाएगा कितने लोगों द्वारा? 6 लोगों द्वारा। अब ब्रिटिश सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने ये निर्णय लिया। इस बोर्ड को तमाम राजनीतिक जिम्मेदारी दे दी गई कि भाई अब राजनीतिक मामले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अभी भी उसकी पावर आप बोल सकते हो, या फिर जो उसका रोल था वो अभी भी था, और वो रोल ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करेगी और वहां पे ब्रिटिश जो सरकार है वो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है इसमें भी। उन्होंने एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की और उन्होंने बोला कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रण जो करेगी वो ब्रिटिश सरकार करेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ क्या कर रही थी? बिजनेस कर रही थी, व्यापार कर रही थी, उसको बाकी से लेना देना नहीं था। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि भाई चार्टर अधिनियम आया। चार्टर अधिनियम जो कि 1793 में, इसी में एक और नाम याद रखना है, चार्ल्स कॉर्नवालिस। क्या नाम याद रखना है? चार्ल्स कॉर्नवालिस। ये वो व्यक्ति था जिसने बंगाल पर सबसे पहले इस्तेमारी बंदोबस्त या फिर एक कर लगाया, जिसे इस्तेमारी बंदोबस्त बोला गया 1793 में, और चार्टर अधिनियम भी 1793 में ही लाया गया था। इस अधिनियम में हम बात करते हैं, अधिनियम ने स्थापित किया कि क्राउन के विषयों द्वारा संप्रभुता का अधिग्रहण क्राउन की ओर से किया जाएगा। मतलब अब सारी की सारी चीजें जो रहेगी वो किसके हाथ में रहेगी? क्राउन। ब्रिटेन में क्राउन था, महारानी है ना, क्राउन था, तो अब उसी के पास है। तो अब क्या होगा कि भाई यहाँ पे अब संप्रभुता उसी के हाथ में रहेगी, ना कि अपने अधिकार में, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि कंपनी के राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से थे। ठीक है, मतलब जितने भी राजनीतिक कार्य होंगे, अब भाई टैक्स लगाना राजनीतिक कार्य है, व्यापार से तो नहीं रिलेट कर रहे, तो राजनीतिक कार्य उसी के हाथ में है। तो उसने क्या किया? इस्तेमारी बंदोबस्त लागू कर दिया, जो कि सबसे पहला टैक्स लगाया गया था बंगाल में। और यहाँ पे एक और चीज डिसाइड हुई, हालांकि इसमें से ज्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हाँ एक और चीज डिसाइड हुई कि चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने राजनीतिक पावर अपने हाथ में ले ली, तो हम 10% लाभांश और बढ़ा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, अब वो 10% और मुनाफा अपनी तरफ ले सकती है। चार्टर अधिनियम फर्स्ट, जो कि कब हुआ? 1793 में, ये तो वो है ना, पिट्स अधिनियम था 1784 में। चार्टर अधिनियम 2 के बारे में बात करते हैं, जो कि 1813 है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1813 में यहाँ पे याद रखना कि सबसे पहले हम बात करेंगे नेपोलियन की। फ्रेंच रिवॉल्यूशन सबको पता होगा, जो कि 1789 में हुआ था। ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो लुई 18 था उसको मार दिया गया। उसके बाद रॉबिस्पियरे आया 1992 में। रॉबिस्पियरे को गिलोटिन से मार दिया गया। गिलोटिन वो जिससे सर जो है उधर से अलग कर देते हैं, ऐसे मशीन गिराई अलग हो जाता है, उसी ने इन्वेंट की थी गिलोटिन मशीन, और उसी को मार दिया गया, क्योंकि बहुत ज्यादा खतरनाक उसने नियम कायदे बनाए थे, इसलिए। फिर आया नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस जो था वो क्या कर रहा था? नेपोलियन बोनापार्ट के अधीन था। उसने नेपोलियन संहिता 1804 में लगा दी, सबको इक्वालिटी दे दी। बाकी यूरोप जो है वो भी अब ये भाई बोलने लगा कि यार अगर ये ऐसी चीजें करेगा तो हमारे देश के लोग भी हैं वो विद्रोह कर देंगे। अब क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट जब सारी चीजें कर रहा था, तो इस वजह से जो ब्रिटेन था या फिर जो बाकी की कंपनियां थी, वो उनका व्यापार नहीं हो पा रहा था दूसरी जगह। तो अब वो ब्रिटिश सरकार के पास गई और उसने बोला कि हम भी भारत में व्यापार करना चाहते हैं, हमारे को व्यापार करने दो। अब ये मुद्दा उठ गया। उन्होंने बोला कि भाई अब सारा का सारा ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना प्रशासन भी ठीक से नहीं चला रही है, ठीक है, लालच भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इसकी वजह से भारत की तरफ से एक मतलब उससे ईस्ट इंडिया कंपनी से एक रिपोर्ट मांगी गई, जिसे 5वीं रिपोर्ट बोला जाता है। कौन सी? 5वीं रिपोर्ट बोला जाता है, जो कि ब्रिटिश संसद में पेश की गई थी। और ये 5वीं रिपोर्ट लगभग 1002 पन्ने की रिपोर्ट थी। भारत की सारी व्यवस्था बताई गई, कितना टैक्स आता है, कितना कलेक्ट होता है, कितना दिया जाता है, सारी चीजें। ठीक है, जिसमें एक पता चला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे धांधलेबाजी कर रही है, ठीक से कार्य नहीं कर रही है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भाई चार्टर अधिनियम लाया गया 1813 में, और 1813 में ही 5वीं रिपोर्ट पेश की गई थी। ये बात क्लियर होनी चाहिए। इस अधिनियम के तहत ये तय किया गया कि भारत में जो अन्य कंपनियां हैं वो भारत में आएंगी और व्यापार करेंगी, लेकिन चाय और अफीम यहाँ पे दो ये जो है ये ऐसी फसलें होंगी या फिर ऐसी चीजें होंगी जिससे जो व्यापार करेगा वो सिर्फ कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। लेकिन अब जो बाकी कंपनियां आएंगी वो क्या करेंगी? बाकी के क्षेत्र में अपना व्यापार कर सकते हैं, ये डिसाइड किया गया।
इसने कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय बना दिया कि अब ये प्रशासन के अंदर काम करेगी। अब तो सारी चीजें वही डिसाइड कर रही है ना। सभी अंग्रेज कुछ प्रतिबंधों के अधीन भारत के साथ व्यापार कर सकते थे। प्रतिबंध लगाए गए ना, मतलब कौन कौन सा तुम व्यापार कर सकते हो, कौन सा नहीं कर सकते, प्रतिबंध लगाए गए किसमें, चार्टर अधिनियम 1813 में। भारतीयों की शिक्षा के लिए इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि हम अब देखो उनसे टैक्स ले रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। वो टैक्स जो राजा को देते थे अब अंग्रेजी सरकार ले रही है, तो उन्होंने बोला कि भारतीय लोगों को हम क्या करेंगे, सालाना 1 लाख रुपया देंगे, जिसमें क्या करेंगे, वो अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। ब्रिटिश संसद द्वारा 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए और ज्यादा बढ़ा दिया गया। उन्होंने बोला यहाँ पे चार्टर अधिनियम के तहत कि भाई पहले क्या था कि उन्होंने बोला कि तुम 10 वर्षों के लिए करो, फिर बोला कि एक काम करो 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दो, तो 20 वर्षों के लिए और एक होता है ना टेंडर, उसके बिहार पर इन्होंने 20 वर्ष और बढ़ा दिए। यह अधिनियम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इसने पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों की संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया था। भाई ब्रिटिश सरकार जो है वो ये डिसाइड कर रही थी कि भारत के जो क्षेत्र हैं अब किस प्रकार चलेंगे। उन्होंने कानून बनाने के लिए भी सोचा कि हम क्या करेंगे, भारत में कानून बनाएंगे, उसके अनुसार भारतीय क्षेत्र जो है कार्य करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ईसाई मिशनरी, आपको पता होना चाहिए 1857 की जो क्रांति थी उसका कारण क्या था। पहले तो हमारे को पता है कि भाई चर्बी वाले कारतूस, और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने यहाँ पे ये अलाउड कर दिया कि ईसाई में जितने भी पादरी हैं वो भारत में आकर अपना प्रचार कर सकते हैं। भारतीय लोगों को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचा था क्योंकि 1829 में इन्होंने सती प्रथा खत्म कर दी, जो कि भारतीय परंपरा बहुत पहले से ही चलती हुई आ रही थी, है ना। और एक और चीज आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड कि भारत में जो विधवा पुनर्विवाह जो दोबारा स्टार्ट किया गया, दोबारा मतलब पहली बार ये नियम बनाया गया कि विधवा पुनर्विवाह दोबारा से हो सकता है, यह 1856 में स्टार्ट किया गया था। कब ये रूल बनाया था? 1829 में क्या किया था इन्होंने, 1829 में सती प्रथा खत्म कर दी थी। अब भारतीय लोगों को ये लगने लगा कि ये जो अंग्रेजी सत्ता है ये क्या कर रही है, ये हमारी परंपरा, हमारा जो कल्चर है इसको ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसका एक कारण ये भी था 1857 की क्रांति का। बात क्लियर हो गई होगी। चार्टर अधिनियम पता चल गया। तो बताओ चार्टर अधिनियम किस लिए था? चार्टर अधिनियम जो 1813 का था वो किस लिए था कि सबसे पहला चाय और अफीम की खेती अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। बाकी कंपनी को भी बुला लिया गया कि तुम भी यहाँ पे व्यापार करो, लेकिन कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए। 1813 में ही 5वीं रिपोर्ट पेश की गई थी। 1813 में जो हम बात करें कि वो दौर था नेपोलियन बोनापार्ट का, जिसकी वजह से बाकी कंपनी व्यापार नहीं कर पा रही थी। ये भी डिसाइड कर लिया गया कि अब प्रशासन जो है कंप्लीटली ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला जाएगा। 1 लाख रुपए सालाना पैसा दिया जाएगा भारतीय लोगों के, ताकि वो शिक्षा प्राप्त कर सकें। क्लियर हो गया वाला। आगे हम बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1833 का। सेंट हेलेना, यहाँ पे 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसको सेंट हेलेना या फिर भारत सरकार अधिनियम भी बोला जाता है। कौन सा? सेंट हेलेना अधिनियम या फिर भारत सरकार यूनाइटेड किंगडम का जो अधिनियम है, जो हम बात कर रहे हैं भारतीय सरकार अधिनियम आप बोल सकते हो। यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक संसदीय अधिनियम था जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश संपत्ति के प्रशासन में सुधार के लिए 1833 में बनाया गया था। अब यहाँ पे ये वही दौर था कि अब यहाँ पे डिसाइड भी करना था कि अब जो अंग्रेजी लोग हैं वो भारत में आ सकते हैं, भारत में बच सकते हैं, डिसाइड हो गया था, रह सकते हैं। कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां बंद हो गई। कंपनी की व्यावसायिक गतिविधियां, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करता था उस कंपनी की सारी गतिविधियां बंद कर दी गई। इसे ब्रिटिश भारतीय संपत्ति के लिए एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया गया कि अब ये जो कार्य करेगी वो क्या, किस लिए कार्य करेगी, ये ब्रिटिश भारतीय संपत्ति के लिए कार्य करेगी। अब मतलब भारत में व्यापार करेगी और ब्रिटिश सरकार जो है उसके अधीन काम करेगी। अब इसका जो पर्सनली लाभांश था उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी सरकारी हो गई, पहले प्राइवेट थी अब सरकारी हो गई। कंपनी के चीन के साथ व्यापार संबंध भी बंद कर दिए गए। अब भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसी के अधीन हो गई, बाकी कंपनियां भी आ रही हैं। अब कंपनी जो चाहेगी, मतलब सॉरी, अब ये जो ब्रिटिश सरकार जो चाहेगी भाई जिसको जिससे व्यापार करना है वो कौन करेगा, वो डिसाइड करना था कंपनी को। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो चार्टर अधिनियम में बहुत ज्यादा बदलाव किए गए। आप बोल सकते हो कि एक ऐसा शासन स्थापित किया गया। पहले क्या था कि भाई द्वैध शासन था भारत पर। कौन सा? पेट से पहले द्वैध शासन कर दिया गया कि कंपनी भी करेगी, ब्रिटिश सरकार भी करेगी। अब द्वैध शासन से एकात्मक कर दिया गया कि सिर्फ एक ही शासन करेगी, वो है ब्रिटिश सरकार,
और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितनी भी पावर थी उसको छीन लिया गया और चीन के साथ जो व्यापार होता था वो रेशम मार्ग द्वारा होता था। वो रेशम मार्ग कंटिन्यूसली रहा, लेकिन उसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी। अब ब्रिटिश सरकार करेगी भारत में आके, है ना। इस अधिनियम ने अंग्रेजों को भारत में स्वतंत्र रूप से बसने की अनुमति दे दी। इस अधिनियम ने देश में ब्रिटिश उपनिवेशीकरण को वैध बना दिया। कि पहले जब हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहां पर भारत को उपनिवेश बनाकर नहीं बैठी हुई थी, उपनिवेश बनाया ब्रिटिश सरकार ने। ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे हमने बात करी कि भाई 1973 के बारे में जब हम बात करते हैं, 1973 क्या था, ये हमारा 5वीं रिपोर्ट वाला था ना, वो सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो यहाँ पर आई थी और ब्रिटिश सरकार द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट नहीं था, दूसरा था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था कि भाई ब्रिटिश सरकार जब आई तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने टैक्स लगाया था। क्या लगाया था? टैक्स लगाया था। ठीक है, और टैक्स कौन सा लगाया था? इस्तेमारी बंदोबस्त चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा। तो यहाँ पे द्वैध शासन तो ऑलरेडी था ही यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या जो चार्टर अधिनियम 1833 में था, इसमें भी बदलाव किए गए कि ब्रिटिश सरकार जो है वो ये कह रही है कि भाई अंग्रेजी जितने भी लोग हैं वो भारत में आके बस सकते हैं। कंपनी का द्वैध शासन खत्म कर दिया गया, एकात्मक शासन रहेगा, वो ब्रिटिश सरकार का रहेगा। अब भारत में कुछ अधिनियम बनाए जाएंगे जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाए जाएंगे, उसी को लोग फॉलो भी करेंगे। बंगाल के गवर्नर जनरल मतलब यहाँ पे हम बात करें कि अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको हटा दिया गया। अब बोला कि अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। किसका? भारत का गवर्नर जनरल होगा। सारी शक्तियां प्रशासनिक वित्तीय उनके हाथों में केंद्रीकृत कर दी गई। ब्रिटिश सरकार के हाथ में मतलब ब्रिटिश सरकार के हाथ में तो केंद्रित थी, लेकिन अब जब भारत का गवर्नर जनरल रहेगा, अब उसके हाथ में सारी शक्तियां रहेंगी। और इस प्रकार भारत का सबसे पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और भारत का जो गवर्नर जनरल बना वो विलियम बेंटिंग था। उसके बाद एक कानूनी सदस्य, जैसे हम वोट करने की बात करते हैं कि भाई कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, एक कानून सदस्य को कार्यकारी परिषद में जोड़ा गया। गवर्नर जनरल का मेकाले प्रथम विधि सदस्य था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे कानूनी सदस्य मतलब एक ऐसा सदस्य बनाया जो कानून बनाएगा। क्या करेगा? जो कानून बनाएगा, उसका जनरल बनाया गया मेकाले प्रथम को। यह परिषद की ताकत बढ़ाकर 4 कर दी गई, पहले कम थी अब इसको बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही भारतीय की शुरुआत हुई विधानमंडल की। भारत में शुरुआत हुई किसकी? और विधानमंडल में जो होंगे वो चुने हुए प्रतिनिधि होंगे, वोट का अधिकार होगा और इसका नेतृत्व करेगा कौन? मेकाले प्रथम करेगा, जो कि क्या है कि कानूनी सदस्य है। उसके बाद हम बात करते हैं चार्टर अधिनियम 4 की। ठीक है, कौन सा? चार्टर अधिनियम 4। चार्टर अधिनियम 4 जो कि 1853 में लागू किया गया था, जस्ट 1857 की क्रांति से पहले। अब यहाँ पे क्या था कि कानून सदस्य जो चौथा सदस्य था वोट देने के अधिकार के लिए संपूर्ण सदस्य बन गया। कि भाई जो पहला सदस्य हमने मेकाले प्रथम को बोला कि उसको वोट देने का अधिकार था, किसको लेगा किसको नहीं लेगा, लेकिन अब जो बाकी के थे उनको भी अधिकार दे दिया गया कि अब तुम भी क्या करोगे? वोट दे सकते हो। उसके बाद जिस विधान परिषद में 6 सदस्य थे उसमें कितने हो गए? अब 12 हो गए। विधान परिषद जो हम बात कर रहे हैं तो पहले उसमें कितने थे? पहले उसमें 6 सदस्य थे, लेकिन चार्टर अधिनियम जो 4 आया 1853 का, उसमें बोला गया कि अब इसमें 12 सदस्य रहेंगे। कौन कौन रहेंगे? गवर्नर जनरल, कमांडर इन चीफ, गवर्नर जनरल की 4 परिषद सदस्य उन्होंने बनाया था ना, जो 4 थे। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का एक मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के एक नियमित न्यायाधीश और 4 प्रतिनिधि सदस्य किसके रहेंगे? बंगाल और बंबई से। आगे हम बात करते हैं गवर्नर जनरल परिषद में एक उपराष्ट्रपति को मनोनीत कर सकता था। कैसे कर सकता था? देखो, जैसे हमने बात करी कि गवर्नर जनरल अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो क्या कर सकता है? जो 4 सदस्य थे उसमें से किसी एक सदस्य को बोल सकता था कि तुम उपराष्ट्रपति के तौर पे काम करो, कि भाई अगर मैं वहां पे उपस्थित नहीं हूं तो तुम ये सारी चीजें संभालना। वैधानिक प्रस्तावों पर गवर्नर जनरल की सहमति बहुत ज्यादा आवश्यक थी। भाई अगर आपको कोई भी काम करना है तो गवर्नर जनरल की, मतलब हमने बात करी ना कि जो विलियम बेंटिंग था उसने क्या किया, मतलब अब सारी की सारी प्रशासनिक शक्तियां उसको दे दी गई थी। अगर कोई भी आपको भारत में काम करना है तो गवर्नर जनरल जो है उसकी आपको अनुमति चाहिए होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इस अधिनियम के कारण असम, बर्मा और मध्य प्रांतों का भी, ये याद रखना, तो किस अधिनियम के तहत असम, बर्मा और मध्य प्रांतों की निर्माण हुआ? अधिनियम
चार्टर अधिनियम है 1853 का। आगे हम बात करते हैं भाई, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हम 1858 के बारे में बात करते हैं। तो 1858 किस लिए? अभी देखो ब्रिटिश सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके पास थोड़ी बहुत पावर बची भी थी, लेकिन अब जैसे हम बात कर रहे हैं ना कि अगर कोई भी काम करना होता था तो उसके लिए ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी पड़ती थी। और उसमें जो इन्होंने क्या किया था कि भाई यहाँ पे ब्रिटिश सरकार जो थी उन्होंने भारत का गवर्नर जनरल भी बना दिया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी अभी भी तो भारत में थी ना, व्यापार तो वो भी कर ही रही थी और बाकी कंपनी के मुकाबले अभी भी वो पावर में थी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब 1857 की क्रांति हुई तो इसमें क्या हुआ कि भाई ब्रिटिश सरकार काफी हद तक ध्वस्त हो गई, काफी हद तक ध्वस्त हो गई। ठीक है, अब उस समय अगर हम बात करें कि वैसे लॉर्ड माउंटबेटन सॉरी कैनिंग जो थे, ठीक है, कैनिंग जो थे उनके द्वारा ही क्या किया गया था, ये जो 1857 की क्रांति थी उस पर जीत हासिल हुई थी। ब्रिटिश क्राउन ने पूर्व से भारत पर संप्रभुता ग्रहण कर ली। देखो दो तरफ से भेजी थी, एक तो उत्तर की तरफ से भेजी थी, जब 1857 की क्रांति थी सबसे पहले उनको हराना था किसको? दिल्ली को। दिल्ली पे कौन विराजमान था? बहादुर शाह जफर। उसको हराना बहुत ज्यादा जरूरी था, अगर वो नहीं हारता तो विद्रोह बहुत ज्यादा बढ़ता। तो सबसे पहले उन्होंने उनकी क्या तोड़ी थी, मतलब आप बोल सकते हो उनकी कमर तोड़ी, जो कि कौन था? बहादुर शाह जफर था। अब यहाँ पे संप्रभुता ग्रहण करने का निर्णय लिया 1857 के विद्रोह के स्पष्ट परिणाम में इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अभी भी हिस्सेदारी थी ना, अभी किसी अधिनियम ने ये नहीं बताया कि भाई उसका शासन पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। ये बोला गया कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो संपूर्ण उसके हाथ में रहेगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले भारत में आई तो अभी उसका शासन था, द्वैध शासन कंटिन्यूअसली रहा, लेकिन राजनीतिक पावर जो थी वो कंटिन्यूअसली किसके पास रही? ब्रिटिश सरकार के पास रही। लेकिन अब उसने बोला कि हम तुम्हारे को द्वैध शासन देंगे नहीं, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग हारने वाली थी और ब्रिटिश सरकार ने आके मदद की, जिस वजह से हम क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को अब द्वैध शासन से बर्खास्त करते हैं और एक ही शासन करेंगे, वो है हाँ। राजनीतिक में भी थोड़ी हिस्सेदारी थी, लेकिन अब तो पूरी तरह से खत्म कर दी। निदेशक मंडल और नियंत्रक बोर्ड समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई अब जो निदेशक मतलब जो निर्देश देगा ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको तो समाप्त करेंगे, क्योंकि अब निर्देश देने के लिए जिसको निर्देश देना था वो तो कंपनी नहीं रही। उसके बाद नियंत्रण बोर्ड भी समाप्त कर दिया गया जो उसको नियंत्रण करेगी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही। और उनके स्थान पर राज्य सचिव का पद, इन दोनों को हटाकर एक पद लेके आए, कौन सा? राज्य सचिव का। भारत के क्षेत्र ब्रिटिश रानी के नाम पर शासित होते थे। भारत के जितने भी क्षेत्र थे वो ब्रिटिश सरकार में जो रानी थी वही तो राजनीतिक कार्य कर रही थी। राजनीतिक तो उनके हाथ में था ना, अब तो व्यापार भी उनके हाथ में चला गया। अब जितने भी क्षेत्र हैं वो ब्रिटेन की रानी के नाम से जाने जाएंगे, है ना। जैसे हम बात करते हैं ना, ब्रिटिश इंडियन थे ना, ब्रिटिशर्स इंडियन थे ना, अभी भारत हुआ है ना पूरा, पहले तो ब्रिटिश के अधीन था। उसके बाद हम बात करते हैं भाई पूर्वी भारत की कंपनियां अप्रभावी हो गई, उनका प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया। वेस्टर्न जो कंपनी थी उसका प्रभाव खत्म हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा भारत की प्रत्यक्ष ब्रिटिश उपनिवेश बना दिया गया। पहले अप्रत्यक्ष था, क्या था? अब पूरी तरह से क्या हो गया? प्रत्यक्ष रूप से भारत को अधीन कर लिया गया। आप ये बोल सकते हो कि 1757 से लेके 1857 की क्रांति तक दोनों ही युद्ध है। 1757 भी युद्ध है, 1857 भी युद्ध है, 100 साल का टाइम पीरियड है। इन 100 सालों में अंग्रेजों ने बहुत नियम बनाए। रेगुलेटिंग एक्ट हमने बात कर ली कि भाई हम तो द्वैध शासन करेंगे, संपत्ति में बराबर बंटवारा करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं वो जो पेट्स आया था उसमें 10% का लाभ बढ़ा दिया। चार्टर अधिनियम आया, उन्होंने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, अब राजनीतिक व्यवस्था अपने हाथ में ले लेंगे। बाकी कंपनी को यहाँ पे बुला दिया गया कि तुम भी यहाँ पे व्यापार करो। फिर उसके बाद यहाँ पे चाय और अफीम की जो व्यापार होता था चीन से, वो भी उन्होंने बंद कर दिया। 1857 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से हार गई, उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बोला कि हम क्या करेंगे, अब भारत को अपने अधीन कर लेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को लात मार के भगा देंगे। बात क्लियर? अब यहीं पे सिविल सेवाएं, समझ रहे हो ना, यूपीएससी वाला। अब यहीं से देश के प्रबंधन को सुचारू रूप से चलाने के लिए भारतीय सिविल सेवाओं की स्थापना की गई। कलेक्टर वगैरह जो हम बात करते हैं, है ना, उसकी स्थापना की गई। भारतीयों को सेवाओं में अनुमति देने के लिए कई प्रावधान पेश किए गए कि भारतीय लोग भी इन सेवाओं में आ सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा समझना, कंक्लूड भी होगा
कि पहले जब हम बात कर रहे थे कि ब्रिटिश सरकार जो थी उसके हाथ में राजनीतिक पावर थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक पावर थी और संप्रभुता भी उसके हाथ में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में रुकी हुई थी, और समझो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको ब्रिटिश सरकार ने ही बोला हुआ था कि तुम ही व्यापार करते रहो, ये तो बोला था। वो दूसरी कंपनी को तो आने ही नहीं दे रही थी ना, दूसरी कंपनी को उसने अलाउ किया कि भाई तुम भी जाओ, तुम भी करो व्यापार, उसमें गया। अब जब इसका पूरी तरह से व्यापार यहाँ पे समाप्त कर दिया गया, मतलब ये तो चली गई कंपनी, पूरी तरह से शासन इन्होंने क्या कर लिया, अपने हाथ में कर लिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई अब तो हम यहाँ पे हैं, और भारत में अगर हम अपने सिविल सर्वेंट रखेंगे तो भारत को चलाएंगे कैसे, क्योंकि भारत में अभी हम बात करें कि ब्रिटिशर्स पूरी तरह से भारत में तो आए नहीं। इसलिए क्या किया कि इन्होंने एक और प्रावधान किया कि जितने भी भारतीय लोग हैं वो, मतलब ऐसे प्रावधान पेश किए गए कि भारतीय लोग जो हैं वो सिविल सेवाओं में आ सकते हैं और ब्रिटिशर्स के अधीन काम कर सकते हैं, है ना। सिविल सेवाएं है ना, अभी भी चल रही है ना। तो वही है कि हमारा जो इतिहास है, हमारे संविधान को पीछे से लिया गया है। भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा सिद्धांत की चूक को समाप्त कर दिया गया। अब ये चूक का सिद्धांत पता है ना क्या है? पहले डलहौजी जो था उसने ये बोला था कि भाई अगर किसी की संतान नहीं है तो सत्ता अंग्रेजों की, सत्ता हमारी, सत्ता हमारी। ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी, ब्रिटिश सरकार तो राजनीतिक कार्य चला रही है ना, व्यापार भी वही करेगी, लेकिन उसने राजनीतिक कार्य संभाले हुए हैं तो कर वगैरह तो वही कलेक्ट करेगी, तुम तो व्यापार के लिए हो सिर्फ। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर उन्होंने चूक का सिद्धांत जो था समाप्त कर दिया, जो कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्टार्ट किया गया था। क्योंकि अब यहाँ पे ये बोला गया कि अगर किसी को राजा बने रहना है तो ब्रिटिश शासन को एक्सेप्ट कर लो। चूक का सिद्धांत समाप्त कर दिया गया, भाई संतान अंतान गई भाड़ में, अगर तुम्हारे शासन करना, हमारे अधीन काम करो, तुम्हारी संतान नहीं है तो भी चलेगा, हमारे अधीन काम करो, अंग्रेजों को कोई दिक्कत ही नहीं है ना। 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम द्वारा द्विधारी कार्यशील सरकार प्रस्ताव से भी छुटकारा मिल गया। दो धारी था ना, तो मतलब आप बोल सकते हो कि भाई दो तरफ से चल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी चल रहा था और शाबाश। चलो, तो यहाँ पे हमने बात कर ली, निदेशक मंडल बोर्ड का नियंत्रण भी समाप्त कर ही देंगे, ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया। चलो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पता चल गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, जो कि 1861 में लाया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम में पहले 4 थे, आपको याद होगा स्टार्टिंग में ही परिषद जो लाए थे, है ना, परिषद सदस्य लाए गए थे, और ये रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 का, उसी में लाए थे। अब यहाँ पर 5वें सदस्य को भी, और वो न्यायविद होना चाहिए, न्यायालय से संबंधित होना चाहिए। वायसराय में जोड़ा गया किसको? कार्य परिषद। कार्य परिषद जो था उसमें किसको जोड़ दिया गया? वायसराय को जोड़ दिया गया। 1861 के अधिनियम के माध्यम से सरकारी कामकाज की संरचना धीरे धीरे बनाई गई। 1858 और 1861 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 साल आप बोल सकते हो ना। तो उसी दौर में आप बोल सकते हो कि इतने दौर में सरकार जो है अपना पूरी की पूरी गतिविधियां भारत में नहीं थोप सकती है, पूरी सरकार की संरचना नहीं बना सकती है, क्योंकि भारतीय लोगों को तो वो जानती नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे भारतीय परिषद के हाथ में दिया गया कि अब तुम देखो, सिविल सेवाएं स्टार्ट कर दी गई, बोला कि भाई अब तुम देखो, धीरे धीरे संरचना बनाएगी। ऐसे ही व्यवस्था तीनों प्रेसिडेंटी अन्य प्रांतों में लागू की गई, कलकत्ता, मुंबई, है ना। सभी प्रांतों और निवासियों पर काउंसिल में गवर्नर जनरल का विधायी और प्रशासनिक अधिकार स्थापित कर दिया गया। हमारे को पता है कि गवर्नर जनरल वो भारत का ही है, अगर कोई भी नियम कायदे बनाए जाएंगे, कुछ भी अगर किया जाएगा तो वो कहां पर जाएगा? वो गवर्नर जनरल के पास जाके ही पारित होगा, क्योंकि अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन चुका है। अगर भारत में कोई भी गतिविधि करोगे तो सबसे पहले उसकी अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। आपातकाल की स्थिति में वायसराय अध्यादेश जारी कर सकता है, मतलब आप बोल सकते हो आदेश जारी कर सकते हैं अगर आपातकाल की स्थिति है। आप देखो, जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे हमारा राष्ट्रपति है, वैसे ही यहाँ पे ये जो गवर्नर जनरल था उसको पावर दे दी गई कि आपातकाल लगा दो, कोई भी स्थिति लगती है, सब देख लो। कानून जब बनाया जाता है तो हस्ताक्षर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है ना। तो वैसे ही जो कानून बनाया जाएगा या फिर जो भी संरचना तैयार होगी तो गवर्नर जनरल के पास जाएगी, वही तय करेगा कि ये बनेगा या तो नहीं बनेगा। परिषद तो कर ही रहा है अपना कार्य, विधानमंडल की भी स्थापना कर दी गई, विधान परिषद जो आप बोल सकते हो।
उसकी स्थापना भी करी दी गई थी। जिसके बाद क्या था कि इनका काम था कि संरचना बनाना, तैयार करना, और सारी की सारी चीजें जाएंगी किसके पास? गवर्नर के पास जाएगी। और वायसराय के पास ये अधिकार दे दिया गया कि अब तुम क्या कर सकते हो भाई, आपातकाल घोषित। यह भारत के संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। यह गवर्नर जनरल को भारतीय प्रतिनिधियों को अपने साथ जोड़ने में सक्षम बनाया, लोगों को अपनी परिषद में नामांकित करके विधान का कार्य सौंपा। सोचो, ये हमने बात करी आपातकाल घोषित कर सकते हैं, इन्होंने ये भी डिसाइड किया कि भाई हम बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जो भारत है इसमें भारतीय लोगों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो परिषद, जैसे हमने बात करी थी, संख्या जो थी वो पहले कम थी, फिर बाद में बढ़ा भी दी गई थी, है ना, बाद में बढ़ा भी दी गई थी। और यहाँ पे डिसाइड किया गया कि भाई ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यह गवर्नर जनरल को भारतीय प्रतिनिधियों के साथ जोड़ा, गवर्नर जनरल को भारतीय प्रतिनिधियों के साथ जोड़ा, ताकि भारतीय लोग भी इसमें सम्मिलित हो सके और भारत का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार कर सके, कानूनी स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो। यह गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों को विकेंद्रीकरण किया गया, उन्हें बंबई और मद्रास सरकार में केंद्रीकृत, मतलब सभी में जोड़ दिया गया ना। वो तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडल दोनों में 2 सुधार परिषदों का सुझाव दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम जो कि 1892 में लागू किया गया, ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारत में विधान परिषद की संरचना और कार्यकाल में अलग अलग संशोधन किए। भाई यहाँ पर जैसे हमने बात करी ना कि वोट देने की पावर भी दी गई थी परिषद को, है ना। तो हम यहाँ पे वही बात करें कि भाई भारत में जो विधान परिषद होंगे उनकी संरचना कैसी होगी, कितने लोग कहाँ से होंगे, कितना टाइम पीरियड होगा, सारी चीजें तय कर दी गई। मतलब राजनीतिक तो यहाँ पे कंप्लीटली चली रही है, वो तो ब्रिटिश सरकार से चलेगी ना, सरकार तो सरकार ही है। विशेष रूप से इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या का विस्तार किया, बढ़ाया। परिषदों के पास वार्षिक विवरण पर चर्चा करने की शक्तियां थी, राजस्व, व्यय मतलब बजट, और कार्यपालिका के प्रश्नों को संबोधित करना, जो कि आज भी चलता है। 3 सत्र होते हैं हमारे, है ना, 3 सत्र होते हैं। सबसे छोटा सत्र कौन सा होता है? शीतकालीन होता है। तो यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे परिषद को ये बोला गया कि पूरा ईयरली, अभी भी तो यही होता है, संसद में भी तो यही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि 3 सत्र होते हैं हमारे। तो यहाँ पे भी इन्होंने डिसाइड किया कि पूरे वर्ष में कहां पर कितना खर्चा करना है, सारा एक बजट बना लो, उसी हिसाब से हम एक बार में खर्चा कर लेंगे। मतलब जो भी बजट आपको बनाना है बना लो, उसके बाद जैसे जैसे टाइम पीरियड पे तुम्हारे को खर्चा करना होगा वैसे तुम करते रहना। ये परिषद का काम था, परिषद बजट बनाएगा ना। और कार्यपालिका में ये भी डिसाइड कर दिया गया कि तुम प्रश्न उठा सकते हो और सवाल भी पूछ सकते हो। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ब्रिटिश संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश सरकार में विधान परिषदों की संरचना और कार्यपालिका में अलग अलग संशोधन पेश किए गए। विशेष रूप से इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या में क्या कर दिया। अब जब विस्तार होगा उतने ही प्रश्न उठेंगे, जितने प्रश्न उठेंगे उसी अनुसार कार्य भी होगा, जितने प्रश्न उठेंगे उतना ही हमारे को अच्छा आंसर भी मिलेगा। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, भारतीय लोगों को भी ऐड कर दिया गया। इसमें यह भी डिसाइड कर दिया गया कि कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून बनाना, है ना। और तो यहाँ पे कानून जो बनाया जाएगा उस पर अपना क्वेश्चन वगैरह करो। जैसे हम बात कर रहे थे, राज्यसभा जो है डिस्कस करता है, कानून वगैरह बनाता है ना। उसके बाद कार्यपालिका के पास जाता है कि भाई ये सारी चीजें होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वो कहाँ जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। सर्वोच्च न्यायालय में कौन बैठा रहता है? अटॉर्नी जनरल बैठा रहता है। वो डिसाइड करता है, मतलब उसकी तरफ से केस लड़ता है कि भाई इस कानून में क्या क्या है। फिर सर्वोच्च न्यायालय इसको एक्सेप्ट करेगा और प्रेसिडेंट जो है सिग्नेचर करेगा, देश का पहला व्यक्ति है। तो ये वाला स्ट्रक्चर तो अभी भी चल रहा है। गवर्नर जनरल, वायसराय बैठे हुए हैं, परिषद हमने बना दी और उसके बाद कार्यपालिका भी है जो कि कानून बनाएगा, है ना, कानून बनाएगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय भी हमारे पास है। तो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ ना, और संविधान में ये सारी चीजें दी हुई है हमारी। तो हमारा है ना, इतिहास से संबंधित हमारा संविधान चल रहा है अभी भी। अब यहाँ पे ये भारत तोड़ने वाला अधिनियम है हमारा, है ना। ये तो बोला जाता है, मतलब भारत को तोड़ने का या फिर विभाजन की नींव रखी थी मार्ले मिंटो अधिनियम ने, है ना, जो कि 1909 में लागू हुआ था। अब मार्ले मिंटो अधिनियम किसके द्वारा, मतलब मार्ले व्यक्ति था ना, इसके द्वारा यह अधिनियम लाया गया।
अब इसने तो पहले कर दिया था 1905 का, तो आपको पता ही होगा क्या था, बंगाल विभाजन। और एक और आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन चला था। बंगाल विभाजन को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया गया, है ना, जो हम वेस्ट बंगाल बोलते हैं, ईस्ट बंगाल बोलते हैं, भाई अलग अलग। अब इसका डिवाइड करने का एक मोटिव था, वो क्या था, वो मोटिव ये था कि अब हम इसको बहुल प्रांतों में अलग करेंगे, बहुल प्रांत, मुस्लिम और हिंदू बहुल प्रांत हो जाएंगे। और वहां पे ये भी डिसाइड कर दिया गया कि यहाँ पे मान ले मिंटो अधिनियम में चुनाव वाला है, कि अब यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि सरकार तो हमारी पहले से चल रही थी 1885 से ही, कांग्रेस पार्टी बनी हुई थी और कांग्रेस पार्टी ही वर्चस्व में थी। वो इसलिए क्योंकि भाई अब ब्रिटिश सरकार नहीं जानती है कि कैसे यहाँ पे राज करना है, मतलब राज करना तो बहुत अच्छे से जानती थी, तो यहाँ पे प्रशासन को चलाना कैसे है। कांग्रेस को स्थापित किया, कांग्रेस की नींव रखी, है ना। और कांग्रेस जब यहाँ पे बनी तो वही है कि भाई वायसराय हो गया, उसके ऊपर तुम्हारा ये गवर्नर जनरल हो गया, दोनों चल रहे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों को डिवाइड कर दिया गया और ये भी डिसाइड कर दिया गया कि अब यहाँ पे एक पार्टी बन सकती है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, अब यहाँ पे मुस्लिम पार्टी भी बनेगी, मुस्लिम लीग बनेगी, है ना, मुस्लिम पार्टी बनेगी आप बोल सकते हो। जब यहाँ पे मुस्लिम पार्टी बनी, और यहाँ पे इसलिए बोला गया कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में सिर्फ मुस्लिम लीडर रहेगा, ना कि हिंदू लीडर रहेगा, डिसाइड कर दिया गया था। और हिंदू वाले में हिंदू लीडर रहेगा। मान ले राज्य सचिव थे उस समय, क्या थे, जब मिंटो भारतीय, उस समय जबकि मिंटो जो थे क्या थे, अब यहाँ पे समझ लो कि माले कौन थे, राज्य सचिव थे, और मिंटो क्या थे, उस समय के वायसराय थे। और दोनों की अनुमति बहुत ज्यादा जरूरी है, और दोनों ने ही एक अधिनियम बनाया, माले मिंटो सुधार अधिनियम। अब यही विभाजन की नींव थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, 1906 में तो की गई थी। उसके बाद प्रावधान दे दिया गया कि मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ेगी, वो भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, यह अधिनियम था। केंद्र और प्रांत दोनों में विधान परिषद थी। केंद्र सरकार के संबंध में एक भारतीय सदस्य को इसमें लिया गया गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय सदस्य को भी इसमें ले लिया गया। केंद्रीय विधानमंडल में चुनाव का एक तत्व भी पेश किया गया था परिषद, लेकिन आधिकारिक बहुमत कायम रखा गया। आप बोल सकते हो कि जो बहुमत के आधार पर सारे के सारे कार्य होते हैं, ऐसा नहीं है कि गवर्नर जनरल ही सारी चीजें कर लेगा, जो परिषद बैठा हुआ है उसकी भी सहमति होनी चाहिए कि कौन व्यक्ति वहां पर बैठेगा। अब वो ये जो चापलूसी करेगा वही उसके साथ बैठेगा, किसके साथ, गवर्नर जनरल के साथ। भारतीय विधानमंडल के अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या परिषद में, जो कि गवर्नर जनरल की परिषद थी जो हम बात करें, उसको 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, किसकी, किसके परिषद की, गवर्नर जनरल के परिषद की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। उसमें भारतीय व्यक्ति को भी ऐड किया गया। और ये किस अधिनियम के तहत किया गया, राइट। कार्यकारी परिषद को छोड़ दिया इसमें, कार्यकारी परिषद मतलब जो कार्य कर रही है, कार्य परिषद अलग है ना, और गवर्नर जनरल की परिषद अलग है। गवर्नर जनरल की परिषद इंपॉर्टेंट है और कार्य परिषद कार्यशील है। कैसे कार्य होंगे, बजट वगैरह सारी चीजें देखना, वो तो कार्यशील है ना, नियम वगैरह के बारे में तो हमारा परिषद बैठा हुआ है गवर्नर जनरल का, ठीक है, तो वही यहाँ पे सारी चीजें देख रहे हैं। प्रांतीय विधान परिषदों को शामिल करके उनका आकार बढ़ा दिया गया और गैर सरकारी सदस्यों को चुनाया गया ताकि आधिकारिक बहुमत खत्म हो जाए। क्या हो जाए, आधिकारिक बहुमत खत्म हो जाए। उनके कार्यों में वृद्धि की गई। बजट और जनता से जुड़े गए मुद्दों पर अवैध संकल्पों को आगे, सिंपल वे में समझ लो कि यहाँ पे क्या कर दिया गया, परिषद की संख्या बढ़ा दी गई। अब यहाँ पे प्रांतीय जो परिषद था उसका आकार भी बढ़ा दिया गया, मतलब संख्या तो बढ़ गई है, उसका आकार भी बढ़ गया। यहाँ पे ये भी चुना गया कि अब यहाँ पर गैर सरकारी लोग जो हैं वो भी यहाँ पर जुड़ सकते हैं। एक तो प्रतिनिधि मतलब लीडर, और दूसरा जो गैर सरकारी होंगे जो कि सरकार से संबंधित, अब वो चाहे सिविल सेवा से आए, है ना। चलो आगे हम बात करते हैं। सबसे उल्लेखनीय और प्रतिगामी परिवर्तन मुसलमानों द्वारा लाया गया था, उसको अलग प्रतिनिधित्व दिया गया। हमने बात करी ना ईस्ट और वेस्ट के बारे में, हमने बात करी, यही तो हमारे भारत विभाजन की नींव है। अलग प्रतिनिधित्व दे दिया गया ना। तुम्हारे को अगर करना है तो तुम पूरे भारत में जो चुनाव करवा रहे हो, पूरे भारत का चुनाव करवाओ, तो देखो
कांग्रेस पार्टी आएगी। अब तुमने बोल दिया कि मुस्लिम बहुल प्रांत जहां पर क्षेत्र है वहां पर सिर्फ मुस्लिम लीडर आएगा, तो सिंपल सी बात है कि उनको प्रतिनिधित्व दे दिया। मुसलमानों को यह बोल दिया गया कि अब तुम मुस्लिम लीग को ही वोट दोगे। मुस्लिम लीग के अंदर अलग अलग जितनी भी पार्टी बन रही है उसमें से तुम चुन लो कि भाई तुम्हारे को कौन सा अच्छा लीडर लग रहा है, उसी को चुन लो और वही आपके ऊपर रूल ओवर करेगा। इसने नहीं बात, इस प्रकार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई। सांप्रदायिक ही तो था, मुस्लिम मुस्लिम, हिंदू कांग्रेस। क्लियर? आता हमारा ये भी हमारा मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम है वैसे, है ना। कौन सा? मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम है जो कि 1919 में लाया गया था। उस समय के तत्कालिक सचिव मोंटेग्यू और गवर्नर लॉर्ड, इसीलिए इसको क्या बोला गया? माले मिंटो तो पता चल गया, माले सचिव है, अमिंटो वायसराय है। तो इसी में भी मोंटेग्यू क्या है? सचिव है, और गवर्नर जनरल। इसके द्वारा ही यहाँ पे 1919 का क्या तैयार किया गया? अधिनियम तैयार किया गया। अब यहाँ पे एक और चीज है, हमारे को पता है कि होम रूल आंदोलन चल रहा था, यह अधिनियम भी इसीलिए लाया गया था। इसकी भी कहानी हमारे को पता ही है। होम रूल आंदोलन जो चला था वो इसलिए चला था कि भारतीय लोग चाहते थे कि भारत भी प्रशासन में हिस्सा ले, है ना, प्रशासनिक व्यवस्था तो वो भी चाहता था। अब जिसकी वजह से होम रूल आंदोलन हुआ, हिंसा भी हुई, गांधी जी हिंसा रूप से काम कर रहे हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा समस्या हुई तो 1919 में एक घटना घटित कर दी कि भैया चलो हम जलियांवाला बाग हत्याकांड कर देते हैं। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो और भी ज्यादा समस्या पैदा हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम लाया गया। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं अब भारतीय लोगों के हाथ में भी दी जाएगी। पहले प्रशासन कौन देख रहा था? गवर्नर जनरल देख रहा था, ब्रिटिश सरकार देख रही थी। अब डिसाइड कर दिया गया कि प्रशासन जो है वो भारतीय लोगों के हाथ में भी दिया जाएगा। प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। द्वैध शासन 8 प्रांतों में लागू किया गया था, जिसमें से असम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, बंबई, मद्रास और पंजाब, ये सारे के सारे द्वैध शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रांतीय सरकारों को अधिक शक्तियां दी गई। किसको? इसमें 8 सदस्य में से 3 भारतीयों को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त किया गया। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कितने लोग थे? टोटल 8 थे, ठीक है। यहाँ पे 3 कौन थे? भारतीय थे, और 5 अंग्रेजी थे। पहली बार प्रजा को केंद्रीय और प्रांतीय भागों में विभाजित किया गया था, पहली बार, और 8 प्रांत थे, है ना। राष्ट्रीय महत्व के विषयों को केंद्रीय सूची में शामिल किया गया, वो तो अभी भी है। अब यही देख लो ना, शक्तियों को बंटवारा भी तो है, केंद्रीय शक्ति भी है, राज्य शक्ति भी है, उसके बाद संवर्ती भी है। कि केंद्र जो है वो पूरा राष्ट्र देखेगा, नेशन देखेगा, और वहीं पे जो हमारा प्रांत है वो क्या देखेगा? सिर्फ स्टेट देखेगा या फिर अपना प्रांत देखेगा। प्रांतों में ही तो डिवाइड था पहले। और उसके बाद जब हम बात करते हैं ये दोनों के मामले में, जो हमारा आता है अभी के टाइम पे संवर्ती आता है, ये तो सरकार ने खुद ले लिया, कोई भी देख लो। फिर कौन सा आता है हमारा? साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन भारत में आया तो इसने देखा कि भाई भारत में प्रशासन व्यवस्था ठीक से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। तो इसमें कितने लोग थे? टोटल 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोग थे। और डिसाइड किया गया कि भैया जाके देखो भारत में प्रशासन व्यवस्था ठीक से चल रही है या फिर नहीं चल रही है। अब भारतीय लोगों ने बोला कि अच्छा 7 के 7 लोग तुम्हारे और प्रशासन व्यवस्था हमारी, चलो विद्रोह करते हैं। तो भाई अब कांग्रेस में जैसे हम बात करते हैं, लाला लाजपत राय वो भी तो कांग्रेस के सदस्य थे ना, उन्होंने विरोध किया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, भारतीय लोगों को भी शामिल करो। तो साइमन कमीशन जब भारत में आया तो भारत में दंगे हुए, ठीक है। सरकारी अफसरों जो सरकारी वो भी थे, दफ्तर वगैरह थे, सब पे तोड़ फोड़ की गई, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। इस नुकसान की वजह से क्या हुआ कि भाई उनको कोई ना कोई एक्शन लेना ही था, जिस वजह से उन्होंने क्या किया? लाठी चार्ज किया, और लाला लाजपत राय की 1928 में मृत्यु हो गई। तैयार 1927 में हुआ था, 1928 में आया था, याद रखना भारत में, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम, ये हमने बात कर ली कि भारत सरकार अधिनियम 1935, जो कि हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी, अब यहाँ पे 2 परिषद हो गए, 2 सदन है ना हमारे। पहले शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और प्रांत,
है ना। इससे पहले वाला जो हम बात कर रहे थे साइमन कमीशन आया, उससे पहले 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में तय किया गया था ना ये। तो अब यहाँ पे डिसाइड किया गया कि अब राज्य परिषद रहेगा और संघीय विधानसभा परिषद। अभी भी तो दो ही है हमारे परिषद, है ना। राज्य को एक स्थायी निकाय होना था जिसकी 1/3 सदस्य होनी थी। ये अभी भी तो यही है, सदस्य तो इतनी होनी चाहिए। और अगर कोई भी नियम पारित होता है तो उसमें टू थर्ड हमारे को क्या चाहिए होता है। आगे हम बात करते हैं भाई, अब यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है हमारे को पता है ना, कितने टाइम हमारा टाइम पीरियड क्या है। जब हम बात करते हैं नेताओं का, 5 साल का है ना केंद्र में, संघ में तो 5 साल का है। तो वो इन्होंने पहले डिसाइड कर दिया था कि 1935 में कि जो संघीय शासन रहेगा वो 5 वर्षों के लिए रहेगा, क्योंकि वोट के अनुसार चल रहा है ना अभी भी सारा। इसने क्या किया, शक्तियों का 3 गुना विभाजन कर दिया। अभी भी है ना, संघीय, राज्य और प्रांतीय, है कि नहीं। अब अभी हम बात करते हैं कि भाई जैसे पहले तो हमने बात करी कि भाई संघ है और प्रांत है। 35 आया, संघ भी करेंगे, राज्य भी करेंगे और प्रांत। शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का अभी भी तो बंटवारा है कि नहीं है। एक केंद्र के पास है पूरी शक्ति, है ना, केंद्र के पास है पूरे देश की। उसके बाद स्टेट जब आता है तो स्टेट के पास है। प्रांत प्रांत देखेगा अपना, है ना। तीनों की शक्तियों का बंटवारा हुआ ना, वो इसी में डिसाइड कर दिया गया। वैसे टॉपिक तो हालांकि बहुत ज्यादा बड़ा है ना, इसको इंडिविजुअली करना पड़ता है। तो यहां तक तो याद रखना, वैसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है भारत का किसको, 19। फिर कौन सा आया, क्रिप्स मिशन भारत में आया। क्रिप्स मिशन आया भारत में, है ना। तो इससे पहले 1940 में क्या हुआ था, व्यक्तिगत आंदोलन हुआ था, दिल्ली चलो का नारा भी लगाया गया था। और पाकिस्तान की, अब यहाँ पे हम बात करते हैं भाई मार्च 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स भारत में आया। उसने बोला कि भाई हम क्या करते हैं, कैबिनेट का मतलब कैबिनेट का निर्माण करते हैं, कैबिनेट बनाएंगे जिसमें भारत के लोग और अंग्रेज दोनों रहेंगे। दोनों मिलाकर क्या करते हैं भाई, हम अपना शासन चला लेते हैं, मतलब संविधान बना लेते हैं। यहाँ पे मसौदा तैयार करने के लिए बोला था। इन प्रस्तावों को द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अपनाया जाना था, इन्होंने बोला। वैसे इससे पहले जो 40 में आया था, इससे पहले 40 में भी आया था, है ना। जस्ट सेकेंड, राइट। इससे पहले 40 में भी आया था और 40 में ये बोला गया था कि तुम एक काम करो, संविधान बना लो, इसमें मुस्लिम सॉरी अंग्रेज और भारत भी रहेंगे। 42 में इन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम अपना संविधान का मसौदा तैयार कर लेना, लेकिन विश्व युद्ध के बाद। उन्होंने बोला नहीं, तुम हो ही ऐसे कंजर, है ना, वापिस आओगे हमारे पास और बोलोगे नहीं हम तो नहीं बनाने दे रहे हैं तुम्हारे को, हम तो अभी बनाएंगे। तो स्टेफर्ड क्रिप्स का जो मिशन आया वो तो विफल हो गया। क्या हो गया, देखो कांग्रेस तो इसको मना ही करेगा, मुस्लिम तो स्वीकार ही करेगा, क्योंकि उसने तो उसको पावर ही दी थी ना। यहाँ पे आगे हम बात करते हैं भाई, फिर आया हमारा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो आया था 1940, उस समय कौन था वहां पे इंग्लैंड पे, सरकार किसकी थी, इरविन, सॉरी इरविन नहीं, सॉरी क्या नाम था उसका, इटली की सरकार थी, है ना, इटली की सरकार थी। इटली की जो सरकार थी उसने, अब वो क्या था कि इटली भारत का समर्थक था। उसने क्या किया, भारत में 3 लोगों को भेजा कैबिनेट मिशन के लिए। 3 लोग कौन से थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और सर पैट्रिक लॉरेंस, 3 व्यक्ति थे। गांधी जी ने इस मिशन को कुछ और ही बोला, मतलब यहाँ पे पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, मतलब दिवालिया बैंक को जोड़ा गया यहाँ पर, मतलब ऐसी संज्ञा उन्होंने दी। इस मिशन में 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस और स्टेफर्ड। कैबिनेट मिशन के ने अलग संविधान के दावे को खारिज कर दिया और मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य, फिर भी उनकी योजना में आभासीता शामिल हुई, मतलब आभास थोड़ा सा आप बोल सकते हो। मुस्लिम राज्य के दावे के अंतर्निहित सिद्धांत की स्वीकृति की गई, मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे पहले तो मुस्लिम लीग ने तो पहले ही बोल दिया था क्रिप्स मिशन में कि हम भी इसमें शामिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर ये बोला गया कि अभी तो विभाजन नहीं होगा, विभाजन नहीं होगा, अभी तुम्हारे को संविधान साथ में ही बनाना पड़ेगा। सबसे पहली बैठक हुई हमारी 9 दिसंबर
1946 इसमें मुस्लिम लीग ने बैठक में भाग ही नहीं लिया, क्योंकि भारतीय लोग तो शामिल थे, मुस्लिम लोग यहाँ पे शामिल नहीं थे, क्योंकि वो तो अलग की मांग कर रहे थे ना। उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि भारत अभी सेम रहेगा या फिर अलग होगा। उन्होंने मना कर दिया, है ना, मना कर दिया। उसके बाद एक संज्ञा दी गई, भाई ये तो एक ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है, दुल्हन मुस्लिम लीग है, दूल्हा कांग्रेस है। और मुस्लिम लीग ने तो कंप्लीटली बैठक में भाग ही नहीं लिया था, है ना, राइट। चलो आगे हम बात करते हैं। भारत का एक संघ बनाना था जिसमें ब्रिटिश भारत मतलब ब्रिटिश भारत शामिल होगा और भारत भी शामिल होगा। इसमें रियासतें विदेशी मामलों के विषयों पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले, रक्षा और संचार, ये सारे के सारे मामले शामिल। कि भाई सारी की सारी चीजें आप देख लो ब्रिटिश भारत में कैसी कैसी होंगी। इसमें बोल दिया कि भाई रियासतें भी शामिल होंगी। रियासतें कौन है, किसके अधीन जाएंगी, किसके साथ हैं, विदेशी मामले किसके हाथ में रहेंगे। अब ये सारी चीजें तो अंग्रेजों के टाइम पे चलती थी ना। अब ये वाले मामले कौन किसके हाथ में रहेंगे ये डिसाइड कर लो। इसमें हमारे को पता है कि 389 टोटल मेंबर्स थे। 389 में से पहला तो हमारी कांग्रेस, दूसरी मुस्लिम लीग, तीसरी देशी रियासतें। यहाँ पे बोला गया संघ के अनुसार कार्य करेगी। संघ में कार्यपालिका और एक विधायिका होनी चाहिए। प्रांतों में राज्य के प्रतिनिधित्व के रूप में होनी चाहिए। प्रांतों में जो होंगे, जो उसका प्रतिनिधित्व करेगा वो वहां पे आ जाएगा, ठीक है, एमएलए वगैरह जो आप बोलते हो। फिर आया हमारा माउंटबेटन योजना, है ना। ये थोड़ा सा तो हमारे मैनू जी थे थोड़े से, है ना, ऐसा बोला जाता है। ऐसा देखो मैं कुछ ऐसा वैसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ये हो सकता है कि भाई माउंटबेटन जो है उनके संबंध अच्छे रहे होंगे और उनकी वाइफ के भी संबंध अच्छे रहे होंगे, किसके साथ, जवाहरलाल नेहरू के साथ। तो यहाँ पे भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण और देश के विभाजन की योजना माउंटबेटन योजना में रखी गई। और उस समय का वायसराय माउंटबेटन ही था और उसी को डिसाइड करना था कि अब हमारे को विभाजन करना है या फिर नहीं करना है। अब वही है कि ये तो एक ही के पास जाएगा पूछने के लिए, वो गया अपनी वाइफ के पास। वाइफ के पास गया और उसने पूछा कि भैया क्या करें, विभाजन कर दें। उनकी वाइफ ने बोला कर दो, है ना। और ये सलाह दी थी, किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू ने सलाह दी थी कि भाई विभाजन कर दो वरना दंगे होंगे। दंगे तो विभाजन में भी हुए। यहाँ पे बाद में 3 जून योजना और टिक्की बर्ड योजना के रूप में भी इसको जाना जाता है, जिसमें ये डिसाइड कर दिया गया कि भारत और पाकिस्तान अब अलग होकर रहेंगे। फिर हमारे को पता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो कि 1947 में हुआ था और ये डिसाइड हो गया कि हमारा भारत और पाकिस्तान की क्षेत्रफल सीमाएं कितनी रहेंगी, कौन सा किसमें जाएगा किसमें नहीं जाएगा, सारी चीजें डिसाइड कर दी गई। इस प्रकार 1947 अधिनियम भी हो गया। उसके बाद अब भारतीय अधिनियम आएंगे। ये सारे अंग्रेजों के अधिनियम हमने पढ़े। होपफुली क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, अच्छे से समझ में भी आया होगा, राइट। तो आज के लिए समाप्त करते हैं भाई, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास।